हाय, वेलकम टू वे टू बैंकर। इस वीडियो में हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि अगर कोई अपने कॉलेज ईयर्स में है तो उसे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए बैंकिंग की और इंश्योरेंस एग्जाम्स की। सी बैंकिंग और इंश्योरेंस को आप अलग अलग स्टेप्स लेके नहीं समझेगा। वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग तो आपका इंश्योरेंस का भी प्रिपरेशन चल रहा है, क्योंकि सेम सब लगभग सेम चीज़ें पूछी जाती हैं, बस जो पैटर्न होता है वो डिफरेंस होता है। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने भी अपना कॉलेज से ही स्टार्ट किया था पढ़ाई करना। ओके। नाउ हाउ टू डू दैट। देखिए, क्योंकि आप कॉलेज में हैं मुझे अच्छे से पता है कि आप उतना टाइम नहीं दे सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। स्पेशली अगर आपका रेगुलर कॉलेज है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं आपके लिए एक कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि एक सेट ऑफ टाइम या आवर्स आप अपने लिए रख लो कि इस टाइम पे मुझे सिर्फ बैंक का ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। सो एटलीस्ट फॉर मिनिमम यू कैन गिव 3 आवर्स डेली एज अ कॉलेज स्टूडेंट, अगर आप बैंकिंग की या इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन में एंटर करना चाहते हो। 3 आवर्स अभी दे दो, क्योंकि मान लीजिए अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में ही हो तो अभी तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 3 साल है, 4 साल है, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स यू आर डूइंग। बीटेक है तो 4 साल है, कोई नॉर्मल लाइक बीएससी या बीए है तो 3 साल है। तो आप आराम से 3 घंटे डेली दोगे ना, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अब उस पर करना क्या होता है कि सबसे पहले आप अपनी कुछ रीडिंग प्रैक्टिस लगा लो डेली की, कि आज मतलब कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर्स में से थोड़े थोड़े न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ो। पूरा पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, उसमें से 5-6 न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करिए, रीडिंग में स्पीड लाइए। ओके। और आप जो भी आपका सिलेबस है मेनली, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके एटलीस्ट अभी आप लेक्चर्स देखो, कोई अच्छा सा आप कोर्स ले लो। बहुत सारे कोर्सेस हैं, अन अकेडमी है, येस ऑफिसर्स है, आपका अड्डा है, एंड आपका ये बैंकिंग वाला है, और देर आर मोर। मुझे एकदम से ना क्या होता है कि याद नहीं आता। गाइडली का है, आपका ऑलिव बोर्ड का है। तो बहुत सारा आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इट्स नॉट अबाउट कोर्स या फिर लेक्चर्स। देखिए, कोर्स का बस 1 या 2% का काम है, 99 या 98% काम आपकी मेहनत होता है, आपके तरफ से प्रैक्टिस होता है। हमको लगता है कि हमें ऐसा कोर्स मिले जो हमें बिल्कुल रटा दे और हम बिल्कुल प्रोफिशिएंट हो जाएं। तो ऐसे तो जितने लोग पढ़ रहे हैं सभी का हो जाएगा ना, क्योंकि कोर्स तो सभी देख रहे हैं, कोर्स से तो सब पढ़ रहे हैं। तो कुछ ही लोगों का क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ लोग ही अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ कोर्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो केवल कोर्स में डिपेंडेंट मत होइएगा, मैं अभी से आपको बता दे रही हूँ। फाइन। कोई भी कोर्स खरीदिए आप, अभी लेक्चर्स देखना स्टार्ट करिए। जैसे अब मान लीजिए आप 3 घंटा है तो 1 घंटा इंग्लिश को दीजिए, 1 घंटा रीजनिंग को दीजिए, 1 घंटा क्वांट्स का लेक्चर देखिए। मिनिमम 3 घंटा। चलिए नहीं हो पाता है तो कोई 2 ही सब्जेक्ट का आज पढ़ लीजिए, कल दूसरा कर लीजिएगा। तो इतना आपको स्ट्रेस नहीं लेना, बस धीरे धीरे करना क्या है कि आपको आपका लेक्चर्स कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वांट्स की बात करती हूँ तो क्वांट्स में आपको स्पीड मैथ्स मतलब कि आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं, लाइक अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले आप इनके लेक्चर्स कंप्लीट करो। इनके लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद आप पूरा का पूरा जो अरिथमेटिक पोर्शन है, अरिथमेटिक पोर्शन मतलब परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे जो चैप्टर जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन होता है वो कंप्लीट करो। और लास्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन के लेक्चर देखो, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको अरिथमेटिक की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके फाइन। तो इस तरीके से आप लेक्चर देखो। क्वांट्स में एक चीज़ याद रखना, केवल स्पीड मैथ से या डेटा इंटरप्रिटेशन से आप मेंस नहीं निकाल सकते। मेंस के लिए आपको अरिथमेटिक पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि मेंस का कट ऑफ, या फिर कह सकते हैं उसका जो कट ऑफ निकालना ही इतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वहाँ पे अरिथमेटिक ही आपके लिए काम आता है। स्पेशली नंबर सिस्टम वाला जो लेक्चर, आपका जो टॉपिक होता है नंबर सिस्टम और आपका एक्सपेंशन वाला, ये सब आपके थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उस समय, तो याद रखना। धीरे धीरे जब आप बैंकिंग की प्रिपरेशन में आओगे तो आपको चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होती रहती हैं। मैं अभी आपको थोड़ा सा गाइड कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज रीजनिंग। रीजनिंग का भी बस ये है, देखिए रीजनिंग में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कुछ है तो वो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट है। बाकी जो टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स जैसे सिलॉजिज्म हो गया और कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि सिलॉग समझने में ना इट इज़ वेरी काइंड ऑफ ट्रिकी टॉपिक। लेकिन धीरे धीरे एकदम से देखिए, कुछ भी अपने से एकदम से एक्सपेक्ट मत किया करो कि आज मैंने पूरा लेक्चर, आप मैंने मान लीजिए आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप सारे क्वेश्चंस लगाने लगोगे, धड़ाधड़ सारा आपका मार्क्स आने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। आपको एक बार अगर लेक्चर्स कंप्लीट किया है तो उसके बाद प्रॉपर प्रैक्टिस मांगता है, वो प्रॉपर रिविजन मांगता है, उसके बाद ही आपके मार्क्स बनने लगेंगे। तो इसलिए अपने से कुछ सहसा एक्सपेक्ट मत कर लेना, ओ मेरे इतने मार्क्स आने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। फाइन। तो आपको
रीजनिंग में आप क्या करना कि पहले, क्योंकि अभी आप कॉलेज में जाते हो तो एक दिन आप पजल का लेक्चर देखो और दूसरे दिन आप कोई कोई टॉपिक का लेक्चर, जैसे सिलॉक्स का जो टॉपिक्स होते हैं, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के जो भी लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो एक दिन आप पजल का लेक्चर देखो, एक दिन आप कोई टॉपिक का लेक्चर देखो, क्योंकि पजल भी एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क है। पजल को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, फाइन। नेक्स्ट इज, अरे हाँ, आपको थोड़ा हो सकता है कि प्रॉब्लम आ रहा होगा कि मैं बोल क्या रही हूँ, इसलिए जब भी आप बैंकिंग की प्रिपरेशन में आना तो पहले आप सिलेबस के बारे में एक बार थोड़ा रिसर्च करो, एनालिसिस करो, सिलेबस में क्या क्या आता है, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश में, रीजनिंग में, क्वांट्स में, तब आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना देती हूँ, फाइन। नेक्स्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश में जैसे मैंने आपको बोला कि डेली कुछ रीड करने की प्रैक्टिस डालो, वरना इंग्लिश में आपको इम्प्रूवमेंट नहीं लगेगा। डेली रीडिंग फ्रॉम गुड न्यूज़पेपर्स आपकी वोकैब्स को इम्प्रूव करेगा, आपकी इंग्लिश को स्पीड बढ़ने की, जो इंग्लिश रीडिंग स्पीड है उसको बढ़ाएगा, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को बढ़ाएगा, आपके डिस्क्रिप्टिव में भी आपको फॉर्दर कंटेंट प्रोवाइड करेगा। मतलब कि जब आप मान लीजिए आपको कोई एस्से लिखने को दिया है क्लाइमेट चेंज में, या फिर मान लीजिए पॉवर्टी में, अब आपको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, होता क्या है, फॉर्दर क्या चल रहा है इंडिया में या बाहर, क्लाइमेट चेंज के बारे में या पॉवर्टी के बारे में, तो अब लिखोगे क्या। तो फॉर्डर मटेरियल मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा मटेरियल जो आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने राइटिंग में। तो जब आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो, किसी डेली न्यूज़पेपर में से कुछ ना कुछ रीडिंग कर रहे हो, तो ना आपको कंटेंट भी मिलता है, आपके दिमाग में कंटेंट भी फीड होता है, तो आपको वो पढ़ना भी ज़रूरी है, फाइन। इसलिए रोज़ रीडिंग भी ज़रूरी है। और नेक्स्ट, आप इस इंग्लिश में आप रीडिंग करो, साथ ही में अगर हो सके अभी से तो एडिटोरियल एनालिसिस देखा करो, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, बहुत सारे फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं आजकल, किसी का भी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही मैंने बोला ना, लेक्चर्स का प्रॉब्लम नहीं होता है, आपका अपने तरफ से एफर्ट का मतलब होता है। नेक्स्ट, जो ग्रामर के टॉपिक्स है जैसे नाउन प्रोनाउन, उसके आप लेक्चर्स धीरे धीरे देखना स्टार्ट करो, अगर आपका वीक है तो। अगर आपकी ग्रामर ठीक है, मतलब रूल सभी भूल जाते हैं, मुझे भी कोई रूल रटा नहीं हुआ है अभी तक, मगर क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली रिवाइज पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हो अगर आपने कोई लेक्चर परचेज किया हो तो। नहीं तो आप फ्री में भी आपको जो नाउन प्रोनाउन जो भी आपका होता है ना, इसके लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, तो फाइन। तो इसलिए आप क्या करना कि या तो आप डायरेक्टली पीडीएफ से रिवाइज कर लो ग्रामर के रूल्स, जैसे नाउन प्रोनाउन जो भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स होते हैं, नहीं तो अगर आपको थोड़ा वीक हो तो आपको लेक्चर तो देखना ही पड़ेगा, धीरे धीरे उस प्रोसेस में आना पड़ेगा। इंग्लिश अगर आपकी बहुत वीक है तो इसमें काम करने वाला मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, इससे टेंशन मत लेना। रीजनिंग में भी बनाया है और क्वांट्स में भी बनाया है, वो आप देख सकते हो। अगर आप अपने प्रिपरेशन में थोड़ा आगे बढ़ गए हो और अगर आपको किसी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो इन वीडियो से आपको थोड़े इंसाइट्स ज़रूर मिलेगा, फाइन। तो आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। अभी से थोड़ा सा बैंकिंग अवेयरनेस के भी लेक्चर्स देखना स्टार्ट करते हो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता। मेंस का, प्रीलिम्स के, जब आपके एग्जाम नज़दीक होंगे उस समय प्रीलिम्स और मेंस का इतना ज़्यादा हैवी लोड हो जाता है कि आप बैंकिंग अवेयरनेस मतलब आपके जो बैंकिंग के स्टेटिक टॉपिक्स है, व्हाट इज़ अ बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक्स, व्हाट इज़ आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस, हिस्ट्री ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये सब जो आपके स्टेटिक टॉपिक्स होते हैं ना, इसके लेक्चर्स अभी से देखना स्टार्ट कर दो, इसको बाद के लिए मत छोड़ो, फाइन। नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। तो अभी से अगर आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेक्चर्स देखना स्टार्ट करोगे ना बैंकिंग के टॉपिक्स का, तो एक तो सबसे पहले वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, क्योंकि मान लीजिए अभी आपका एग्जाम है, 1 महीने पहले आप बैंकिंग अवेयरनेस के लेक्चर्स देख रहे हो, आप कोई अच्छा आंसर नहीं दे पाओगे, आप पजल्ड हो जाओगे इंटरव्यू में, क्योंकि वो इंटरव्यू में भाई वो एक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, आपको पूरा इन एंड आउट वो चेक कर लेंगे आपको कितना आता है। इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट करो तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, आप धीरे धीरे उस चीज़ को रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार करंट अफेयर्स में कुछ कुछ टर्म्स आते हैं वहाँ रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कोई डोंट वरी अबाउट दैट। वो एक प्रोसेस है, एक टाइम है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट वो होता है, फाइन। नेक्स्ट, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्योंकि अगर आपको रूरल बैंक का एग्जाम देना है, क्योंकि बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई रूरल बैंक का भी एग्जाम आप दे सकते हो। तो रीजनल रूरल बैंक का जो पी और क्लर्क का एग्जाम होता है उसके मेंस में कंप्यूटर भी पूछा जाता है, बाकी किसी में कंप्यूटर नहीं पूछा जाता। हाँ, कुछ इंश्योरेंस एग्जाम में हो सकता है पूछा जाता हो, लेकिन आरआरबी में पूछा जाता है भाई मेंस में, और वो उसमें सेक्शन कट ऑफ क्लियर करना होता है, मतलब उसको बिना पढ़े या बिना आप क्लियर करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी से थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर का भी आप लेक्चर देखना स्टार्ट कर दो, बहुत नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, शॉर्टकट कीज़, इस टाइप के आपके उसमें टॉपिक्स होते हैं, आप उसको कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें फ्री पीडीएफ्स भी पड़ी हैं, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हो और पढ़ सकते हो, फाइन। तो यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल, मैं वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स भी शेयर करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, और डेली जी के करंट अफेयर्स के क्विजेस भी आते रहते हैं, तो आप उसको ज्वाइन करो, आपको डेफिनेट फ़ायदा होगा। और मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ उसमें कि कौन कौन सा नोटिफिकेशन वगैरह आया है, सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू।
तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। एक और चीज़ कि होता है कि एकदम से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चे रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। आजकल के कैंडिडेट्स मैंने जितना देखा है, कितनी क्वेरीज आती है कि मैम मेरे मार्क्स नहीं आ रहा है, मेरे से हो नहीं रहा है, मेरे अच्छे परसेंटाइल नहीं आ रहे हैं। वाई? बिकॉज यू आर नॉट प्रोसेस ओरिएंटेड बट यू आर रिजल्ट ओरिएंटेड। आप सोचते हो कि मेरे जल्दी से रिजल्ट आ जाए, पर आपने मेहनत कहाँ करी, आपने ढंग से प्रैक्टिस कहाँ करी? आपको लगता है कि आपका बस सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 2-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेट लगा लिया, आपका हो जाएगा? नहीं भाई, ये गवर्नमेंट एग्जाम है। आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार मॉक लगाना पड़ेगा, तब जाके आप उस एक अबव 80 या 85 परसेंटाइल वाली पोजीशन पे पहुंचते हो। अपने से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कर लेना इनिशियली। हाँ, अगर आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आपने लगातार जम के मेहनत करी है, तब आप अपने से क्वेश्चन करना कि अब मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। तब थोड़ा अगर तब नहीं आ रहा है तो गड़बड़ की बात है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप मेहनत करो आपके मार्क्स ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितने कैंडिडेट्स को मैंने बताया है, जो भी मेहनत कर रहे हैं उनको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो प्रोसेस पे बिलीव करो कि आपको पढ़ना है, आपके भले मार्क्स नहीं आ रहे, आपको मॉक देना है, आपसे भले क्वेश्चन नहीं बन रहा, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर भी करना है उसका सोल्यूशन देख के। तो अपने उस, कहते हैं ना कि लाइक वी हैव सो मेनी कोर्स ऑल्सो नो, कि हमें अपने जो कर्म कर रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके फल में, उसके रिजल्ट में। सो द सेम गोज फॉर यू ओनली, यहाँ पे कोई डिफरेंट नहीं है। इसीलिए आप अपनी प्रैक्टिस पे पहले ज़्यादा फोकस करना। बहुत सारे बच्चे बैंकिंग की प्रिपरेशन में आ जाते हैं, बट उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लियर नहीं होता है। तो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, इनिशियली आपको टाइम नहीं, सॉरी नॉट टाइम, आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आपको अच्छा मार्क्स नहीं आते हैं, किसी के नहीं आते हैं, मेरे भी नहीं आते थे। कोई हो सकता है यूट्यूब में बहुत हाइप कर रहा हो कि मेरे तो स्टार्टिंग में 50-60 आने लगे थे। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इवन, झूठ बोल रहे हैं या बोल रही है। हो सकता है वो कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जिसकी क्वांट्स और इंग्लिश बहुत अच्छी हो, तो उसके आ सकते हैं भाई, मैं किसी को ऐसे नहीं कहती, बट मेजरली अगर मैं 90% लोगों की बात कहूँ तो किसी के लिए ऐसा नहीं होता कि सिलेबस कंप्लीट करते ही उसके अच्छी 80 या 85 परसेंटाइल के ऊपर आने लगे। किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। सबको टाइम लगता है उस पोजीशन पे आने पे, एक मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाने पे सबको टाइम लगता है। तो आपको भी लग सकता है, आपको भी होता है, इसलिए प्रॉब्लम, आप परेशान मत होना। अभी से मैं आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि इसमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो 0.1 से बच्चों का फाइनल सिलेक्शन रुकता है। जैसे कि अभी जो IBPS PO का आया है, IBPS क्लर्क के जो बच्चे रिजर्व लिस्ट में हैं उनसे पूछो, कोई 0.02, 0.08 मार्क्स से रुका हुआ है। मतलब कि मान लीजिए अगर 42.69 आपका कट ऑफ है तो उनका 42.65 आया है। किसी का तो 42.69 आया है फिर भी वो सेलेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एज वाला फैक्टर हो गया। मान लीजिए कट ऑफ 42.69 है, उसके मार्क्स भी 42.69 आ रहा है, पर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? वो तो रिजर्व लिस्ट में आ गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए कोई होगा जो उससे एज में बड़ा होगा। एक्चुअली IBPS क्या करता है, जो एज में बड़े होते हैं ना उसको पहले प्रेफरेंस देता है। तो अगर जिसके कोई एज में बड़ा होगा ना, उसने उसकी जगह ले ली होगी। तो ऐसे भी बच्चे हैं। तो बहुत कठिनाइयाँ हैं। अपने पेरेंट्स को भी बता दीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बता दीजिए। जो रिलेटिव आपसे कॉल करके पूछते रहते हैं कि क्या कर रहे हो आजकल, उनको भी बता दो भाई मैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन में हूँ, मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना कर सकता है, लेकिन आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट रखना कि डेफिनेटली विल क्लियर इट आउट। बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, पर गवर्नमेंट का जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, पर जब मिल जाता है तो लाइफ सही रहती है। वो आपके माइंडसेट के ऊपर भी डिपेंडेंट है, आप कैसे लाइफ को लेते हो। फाइन, सो थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से कॉलेज के बच्चों को ऐसे ही पढ़ना चाहिए। 1-1 घंटा डेली एक सब्जेक्ट को दो, थोड़ा थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करो आराम से। अपना 6 मंथ लो, 1 ईयर लो, अपना आराम से सिलेबस कंप्लीट करो, और तुरंत उसके बाद क्या करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। डेली जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ा है उसके सेपरेट क्वेश्चंस लगाओ, सेपरेट मॉक टेस्ट सीरीज लगाओ, और ढेर सारे मॉक्स लगा दो। जब आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको कैसे पढ़नी चाहिए उस पर तो मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो परेशान मत होना। Fine. So thank you so much. Please subscribe to my YouTube channel for more of such info. टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो ताकि आपको मेरे डेली जो भी वीडियोस में डालते हैं उसका अपडेट मिलते रहे, और न्यूज़ आर्टिकल्स का। ठीक है, फाइन, थैंक यू।